आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 27 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए। और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट से थोड़ा सा घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंहबोली आंटी का था। उनके पति का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका था और मेरी आंटी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए आंटी ने मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। आंटी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी आंटी ही लगती थी। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और आंटी को सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए मैं बेझिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर आंटी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले आंटी की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची अब 16 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। यह कमरा जो आंटी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था और मैं 4 साल से इसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुंहबोली आंटी की 16 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। आंटी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कसम था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 16 साल की लड़की के पास जाऊं और उसके साथ मैं पति पत्नी का रिश्ता बनाऊं। मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ सुहागरात मनाऊं, क्योंकि वह जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी आंटी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर सुरीली थोड़ी सी बड़ी होती, वह 16 की जगह 18 साल की होती, तो फिर भी मैं इस शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज़ ना होता। मुझे ऐतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सुरीली की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आंटी ने कुछ इस तरह से मुझे जज़्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो आंटी से यह तक कह दिया कि मैं अभी सुरीली के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना। तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप भले ही विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन आंटी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि मैं इस घर से दूसरे घर सुरीली को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे से फिजिकल होते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब सुरीली बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 2 साल बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से आंटी ने मेरी शादी करवा दी थी। वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे सज़ा तो मिल ही जानी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी आंटी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर आ गई। मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो? वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आंटी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि आंटी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। ये कहकर मैंने आंटी से नज़रें चुरा ली थी। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन वह तो एक छोटी सी 16 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तो आंटी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकते हो। आंटी की बात पर मैं हैरान हो गया था। वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और सुरीली के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा सुरीली पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों सुरीली को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और आंटी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेमेल रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, वह छोटी ही थी। और मैं कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाएं, सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बरो जैसी कर दी थी। मुझे लगा था कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैं सुबह से थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि सुरीली अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर उसको मायूसी हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जानकारी नहीं होगी। इतनी छोटी सी तो थी वह। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई। तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता था, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती थी। शायद वह नींद में थी, या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में ये हरकतें कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी और मैं उस पर पूरा हक रखता था। मैं चाहता तो उससे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं कर रहा था। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का संबंध बनाऊं, और वह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो सुरीली के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाया है। और मैं यही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने सुरीली को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदले सारी रात मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा कि सुरीली अभी तक सो रही है और मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया। और सारा दिन बेचैन ही रहा था। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी सुरीली को लेकर। मैं कैसे उसके साथ 2 साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं सुरीली की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें, जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। सुरीली एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। शरीर भी काफ़ी भरा भरा था। वह 16 साल की लड़की नहीं लगती थी, अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था। मैं ज़्यादा सुरीली से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 4 साल से इस घर में ऐसे ही रह रहा था, जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था।
मैं सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर आंटी कोई काम कह देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए आंटी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता था नौकरी की तलाश में। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। आंटी के घर मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन आंटी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। आंटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आंटी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी सुरीली सिर्फ 16 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र उस समय 27 साल थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन आंटी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना ली और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 4 साल से आंटी के घर में रह रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। आंटी के अलावा मेरे पास मेरे खुद के चाचा का भी घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी, मुझे निकम्मा नकारा कहकर मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट तो मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं आंटी के घर पर ही रहूँगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमा रहा था उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी आंटी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। मेरी आंटी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और बगैर मेरा दिल दुखाए अपने पास रखा। चाचा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन वहाँ खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब आंटी ने मेरे सामने ऐसी बात रख दी थी कि जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था ना ही इनकार कर पा रहा था। आंटी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार कर ही नहीं सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन आंटी का दिल टूट जाता। वैसे ही वह भी इतनी बड़ी बीमारी से उभर कर उठी थी। उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना भी नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से आंटी को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से आंटी का दिल दुख भी सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। बहुत सोचने के बाद मैंने उनकी बेटी से शादी करने की बात मान ली, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 2 साल के बाद की जाए। लेकिन आंटी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ था, जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही साथ करनी है। मैंने कहा, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं नहीं भागा जा रहा हूँ और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो आंटी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना ही बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। आंटी ने हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था। हर माँ को यह डर होता है कि उनकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा, और सुरीली छोटी थी। मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी भी कर सकता था। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने सुरीली से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे।
और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सुरीली से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतजार करता हूँ। आंटी को उस बच्ची की सेहत की चिंता भी नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया। मैंने महसूस किया कि सुरीली तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और ऐसी ऐसी चीज देखकर शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके जज्बातों में उभार पैदा हो गया था। और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में शारीरिक हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के करीब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वह अपनी राह से भटक जाती है। और सुरीली भी इस उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते जवानी के हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद सुरीली की इच्छा थी कि मैं उसके करीब आऊं। मैं उसका पति था, इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी, कभी बिना दुपट्टा के तो कभी रात के समय नेट की मैक्सी में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे, वह मेरे करीब आ जाती, इतना करीब कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता था। अच्छे से तैयार होकर अब मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 11वीं क्लास में थी। जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता कि पीछे हटकर बैठो तो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कन में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। यह कानूनी जुर्म है। कुछ दिनों से मैंने देखा सुरीली की दिमागी हालत दिन ब दिन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात का डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लगकर मुझे चूमने लगी थी। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे सुरीली की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो। मैंने उसे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, ना जाने कितनी बातें सुनाई और घर छोड़कर चला गया। एक दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और यह एक दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो आंटी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि सुरीली का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं आंटी से बहाना कर दिया कि मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे सुरीली भी कुछ चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो सुरीली अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से से यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने सुरीली को पुकारा। मेरे पुकारने पर वह एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और सुरीली के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वह हिचकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने मम्मी के कहने पर मुझसे शादी तो कर ली। उसकी बात सुनकर मैंने उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगती है और तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता।
सुरीली को आज मैंने अपना हर दर्द बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून आ जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो सुरीली का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। आंटी भी उन दिनों कुछ खामोश थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं आंटी से सुरीली के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो आंटी कहने लगी मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा सुरीली के लिए भी बहुत बुरा था। उस समय मैं ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया था कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैं उसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था। वह कम उम्र में ही ये गुल खिला बैठी थी और अपनी गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। आंटी की जल्दबाजी मुझे समझ आई थी। सुरीली का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अक्ल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में सुरीली यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, इसका बहुत ख्याल रखना, वरना डिलीवरी में मुश्किलें पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो सुरीली को कमरे में ले जाकर बेड पर उसे पटक दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में तुम यह सब भी कर सकती हो। तुम्हें और आंटी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वह रोने लगी, कहने लगी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे पड़ोस के अंकल ने जबरदस्ती मेरे साथ। यह कहकर वह रोने लगी, कहने लगी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र की हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। सुरीली कहने लगी मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरा कोई दोष नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल आया। मैं काफ़ी दिनों से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं सुरीली को उसकी माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा। 2 साल बाद आऊँगा, तब तक सुरीली लगभग 18 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर्स तैयार थे। मैं अगले दिन ही सुरीली को बिना बताए अमेरिका चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में ये फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर अमेरिका आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे सुरीली का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। सुरीली का ख्याल मुझे परेशान करता था और 1 साल बाद मैं इंडिया वापस आया था, क्योंकि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वह ख़त्म हुआ था और मुझे 1 महीने की छुट्टियाँ मिली हुई थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ सुरीली की खातिर इंडिया आया था, वरना इंडिया में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 1 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 1 साल का एग्रीमेंट था उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा इंडिया आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि सुरीली ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं शांत हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई सुरीली थी? एकदम हड्डियों का ढांचा और सामने सोफे पर पड़ी हुई थी। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूखकर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़पकर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा सुरीली, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी और बोली तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफ सही है।
पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो मैं सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी तो मेरे पास अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहे थे। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वह कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्च चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ है, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं है। जो कुछ हुआ था मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसके यूटरस में इन्फेक्शन हो गया था। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वही उसका इलाज करवाने लगा। पूरे 1 साल लगे थे उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरीली का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। उस दिन मैंने सुरीली को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।